Last part of the video, I asked you a question कि actually I didn't ask you the question but I indicated that one question is very important. क्या हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सकते हैं बिना उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज किए? मतलब अगर कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और उसी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती जा रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी अभी भी एक्सेलरेट कर रही हो जबकि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो 20 का 20 है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ना इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, लेकिन क्या फिर भी हम उसे एक्सेलरेटेड बॉडी मान सकते हैं या वो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी? ऐसा कभी हो सकता है? कोई ऐसा केस है? तो इसका आंसर है येस. If you people remember in the last video when I talked about speed and velocity, तो वहाँ हमने मेंशन किया था velocity का मतलब होता है speed with direction. मैं velocity को चेंज कर सकती हूँ 3 तरीकों से. या तो मैं स्पीड को चेंज कर दूँ, या मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, स्पीड को सेम रखूँ, या मैं दोनों चेंज कर दूँ. तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, हमने डिस्कस किया था एक केस कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है. द रीज़न बिहाइंड दैट इज, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो एक्चुअल में उस बॉडी की हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही होती है. तो येस, द आंसर टू द क्वेश्चन इज येस. हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करवा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बाय जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन. हम उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चलने दें, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज करते रहेंगे तो उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी एंड दैट बॉडी वुड बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है और जिस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी उसे हम एक्सेलरेटेड बॉडी कहते हैं. तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है भले ही वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से उसमें मूव करती रहे, लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है, यानी वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू focus upon. So here we come to the end of topic acceleration. Now a very important topic of the chapter, that is the graphical representation of motion. हमने अभी तक जितने भी मोशन पढ़े, चाहे यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, हम इन सभी चीज़ों को एक ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम एक ग्राफ की हेल्प से ये चीज़ ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इस बॉडी का जो मोशन है वो ऐसा है. हमें 2 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है. 2 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वाया ग्राफ वी हैव टू टेक. One is the distance time graph, another is the velocity time graph. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम उन ग्राफ्स में क्या करेंगे, उन ग्राफ्स के जो एक्स एक्सिस होंगे उन पर होगा टाइम एंड जो उनके वाई एक्सिस होंगे उन पे होगा डिस्टेंस. जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो उसके एक्स एक्सिस पे होगा टाइम एंड वाई एक्सिस पे होगी वेलोसिटी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैं dt ग्राफ भी बोल सकती हूँ, लाइक दिस dt ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को vt ग्राफ. ये दोनों टाइप ऑफ ग्राफ्स वी हैव टू स्टडी बोथ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड एप्लीकेशंस रिलेटेड टू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ तो मुझे 3 केसेस के डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने हैं. पहला केस dt ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दैट मीन्स वो रेस्ट पर है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा. एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा. दीज 3 केसेस आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू पीपल. सो लेट्स पॉन्डर अपॉन द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज dt ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करेंगे. किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे होने का क्या मीनिंग है कि उसकी पोजीशन चेंज हो नहीं रही. जो हमने उसका रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया था, जो उसका ओरिजिन पॉइंट था, उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना होना पैसेज ऑफ टाइम के साथ, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट.
तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ होगा इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आप इस पूरे ग्राफ सिस्टम में अपने मैथ्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसको अप्लाई करते हुए चलिए। अगर सपोज कीजिए ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये 1 2 3 4 5 6 मीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट था। टाइम 1 सेकेंड हुआ 0 से तब भी वो 6 मीटर पे था। टाइम 2 सेकेंड हुआ तब भी वो 6 मीटर पे था। 3 सेकेंड्स हुआ तब भी वो 6 मीटर पे था। 4 सेकेंड हुआ तब भी वो 6 मीटर पे था। 10 सेकेंड्स हो गया तब भी वो 6 मीटर पे है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो अपने ओरिजिन पॉइंट से जिस भी डिस्टेंस पर था, अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर पर आकर रुक गया और फिर वहां से चला ही नहीं, दैट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वाज एट 6 मीटर ओनली। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका ग्राफ होगा पैरेलल विद द टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जैसे बोला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम होगा जिसको हम सेकंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगा जिसे हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज टाइप्स यू हैव टू लर्न कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसी तरीके से मैं अगर सेकेंड केस की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में होने का क्या मीनिंग है? यूनिफॉर्म मोशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। जिस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, सेम वही चीज की गई है। जो ऑब्जेक्ट है जब टाइम 0 था तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो उस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा, यानी 1,10 पर हमने पहला पॉइंट लगा दिया। जब टाइम 2 सेकेंड्स था तो उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब टाइम 3 सेकेंड्स था तो 30, 5 था तो 50। इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमने लाइन ज्वाइन कर दी एंड आई हैव गॉट ग्राफ लाइक दिस। और ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे है? पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 मीटर। अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वापस से 10 मीटर। अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फिर से 10 मीटर। दैट मीन्स द ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एक कांस्टेंट एंगल पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। नाउ कमिंग टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे। अब जबकि हम स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट इज नॉट ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं, वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो उसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं। हो सकता है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही हो और टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज हो रही हो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, तभी तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जब स्पीड डिक्रीज होती है तो ग्राफ की शेप ऐसी हो जाती है, और जब स्पीड इंक्रीज होती है तो उसकी शेप ऐसी होती है। सो दीज आर द टोटल 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट यू हैव टू study, and you have to learn them that yes, in this situation the graph is like this, it looks like this. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों को समझाना है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज स्लोप ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ की अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करती हूँ,
अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रही हूँ तो मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप इज वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वाई एक्सिस पे क्या होता है? डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए स्लोप का जो फॉर्मूला था उसने क्या फॉर्म ली? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर स्पीड। यानी अगर मुझे कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का तो मैं उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इसमें कंप्लीटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी लगी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस पे मैंने मतलब आप इसको एक नॉर्मल कोई भी एक ग्राफ समझिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड उसमें लाइन ग्राफ जो है कार्टेशियन प्लेन पे वो ऐसे बना हुआ है। मुझे अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? मैंने उस ग्राफ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए कार्टेशियन प्लेन को देखते हुए। ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है। तो ये जो 2, 3, 4, 5 हैं ये इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये रिप्रेजेंटेशन सीखी होगी। तो मैं स्लोप कैसे कैलकुलेट करूँगी? स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की जगह मैंने रखा y2 का वैल्यू दैट इज़ 5, y1 की जगह मैंने रखा y1 का वैल्यू यानी 3, यानी न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी कंप्लीट क्या बनी? y एक्सिस, एंड डिनोमिनेटर में मैंने x2 का वैल्यू रखा माइनस x1। तो यानी ये वैल्यू पुट करने के बाद मुझे ये क्वांटिटी मिली जिसे सॉल्व करके आया 1। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या दे रहा था तो वो मुझे स्पीड दे रहा था। तो द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जिसका ग्राफ ये है उसकी स्पीड का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। So this is how we can use the graph, we can calculate slope of the graph and calculate the speed in distance time graph. So this is all about the distance time graph. Now come to the second kind of representation, that is velocity time graph, VT graph. इन ग्राफ्स में हम x एक्सिस पे एज यूजुअल टाइम एक्सिस प्लॉट करेंगे एंड y एक्सिस पे वेलोसिटी जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। पहला केस जो इसमें हमें नॉर्मली 4 केस पढ़ने हैं। पहला केस VT ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगला केस VT ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट वाज इनिशियली एट रेस्ट। एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है लेकिन वो इनिशियली रेस्ट पर था, यानी उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी। थर्ड केस VT टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट वाज इनिशियली नॉट एट रेस्ट, जब वो इनिशियली रेस्ट पर नहीं था। एंड फोर्थ पार्ट VT ग्राफ व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0, यानी वेलोसिटी चेंज तो हुई है लेकिन वो डिक्रीज हुई है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने की बजाय। सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट ग्राफ। हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, यानी टाइम का पैसेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स होते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू 6 था तो वो 6 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी दिस इज द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन अगर मैं बात करूं VT ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट जिसका यूनिफॉर्म मोशन है और वो इनिशियली रेस्ट पर था, यानी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस इज नोन एज द ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द वेलोसिटी। टाइम के साथ बहुत प्रोपोर्शनली उसकी स्पीड बढ़ रही है और वो इनिशियली कहाँ था? रेस्ट पर था, क्योंकि जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी वो स्टार्टिंग पे रेस्ट पे था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऐसे ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन वो इनिशियली रेस्ट पर नहीं था, यानी उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 नहीं थी। यू कैन सी
पहले वाले केस में ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से, जब इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जब इनिशियली रेस्ट पर नहीं था तो ग्राफ शुरू हो रहा है ऐसे, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है, सपोज ये वैल्यू 2 है एंड ये वैल्यू 8 है। यानी जब हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, यानी वो इनिशियली रेस्ट पर नहीं था। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, जो इनिशियली रेस्ट पर नहीं था। एंड द फाइनल केस इज VT ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0। VT ग्राफ उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज होते जा रही है और फाइनली 0 हो गई। तो यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कम 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 होती गई एंड एक टाइम आया जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। दैट मीन्स द बॉडी हैज़ कम टू रेस्ट। So this was all about the VT graphs. These are the major 4 cases that you have to study in the VT graph. Now coming to the slope of VT graph, that what does it say? Now if I talk about the slope of VT graph, जिस तरीके से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देखा उसी तरीके से VT ग्राफ का भी स्लोप है। अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करूं तो उसके y एक्सिस पर है वेलोसिटी और x एक्सिस पर है टाइम। दैट मीन्स अगर मैं उसकी यूनिट्स देखूं तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, यानी ओवरऑल यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप सिर्फ इस यूनिट को देखकर पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है स्लोप से VT ग्राफ के? एक्चुअली द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी विल गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ अ VT ग्राफ इज एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल स्लोप कैलकुलेट करने का वही सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब हम न्यूमरेटर में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो कर रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या क्वांटिटी हमें देती है, एक्सेलरेशन। तो अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो इसके लिए अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे करेंगे, और जो कि हमें सॉल्व करके क्या देगा, एक्सेलरेशन। यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेलरेशन है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने स्लोप कैलकुलेशन तो देख ली, हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है, एंड जो VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। जो ग्राफ हमने अभी तक पढ़े हैं, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो अंदर आने वाला एरिया है वो कैलकुलेट कर लूँ तो वो एरिया मुझे क्या देगा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊँ, स्पीड टाइम, अगर मैं वेलोसिटी को रिप्लेस कर दूँ स्पीड से, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ मुझे देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। प्लीज़ लुक एट ओवर हेयर एग्जाम्पल। हमने आपको ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है एंड इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन है, यानी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। मुझे निकालना है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय दिस बॉडी। इस बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, आप सिर्फ इस ग्राफ को देखकर कैलकुलेट करके बताओ। तो आप कैसे करोगे, मैंने अभी बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो एरिया अंडर VT कर्व होता है आप उसे निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफ को इस तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर ज्वाइन किया, तो यानी जो ये पोर्शन है जो मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज द एरिया अंडर ग्राफ, क्योंकि ग्राफ जो है वो ये है, तो इसके अंडर जो इसके नीचे आने वाला एरिया है वो तो यही है जो मैंने शेड किया है। तो यानी मैं इस ट्राइंगल OAB का अगर एरिया निकाल लूँगी तो मुझे इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी, क्योंकि VT कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, ऐसा मैंने पढ़ लिया। तो नाउ कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एंड ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की ये बेस है और ये हाइट है, तो दिस बेस इज 4 यूनिट्स एंड दिस हाइट इज 5 यूनिट। मैंने फॉर्मूले में बेस और हाइट की वैल्यू डाली एंड मेरा आंसर आ गया 10। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, जिसका ये ग्राफ हमने VT ग्राफ ड्रॉ किया है, उसकी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल है 10 मीटर। तो दिस इज हाउ ग्राफ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्लोप एंड द एरिया अंडर द कर्व।
जो हमने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे उनका एरिया अंडर कर्व हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम किसी भी बॉडी के मोशन को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए इन 3 इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। इन्हीं 3 इक्वेशंस को यूज़ करके इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, जिसका एक सैम्पल जो है हम वीडियो पार्ट में ही देखेंगे। द 3 इक्वेशंस आर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम एंड s है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन कैसे हुई, ये इक्वेशंस कहाँ से आई, कैसे डिराइव हुई, प्लीज लुक एट इट। दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लुक एट द ग्राफ विच आई हैव मेड। ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो एक यूनिफॉर्म चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ चलते जा रहा है और वो इनिशियली रेस्ट पर नहीं था, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो दिस पॉइंट इज O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D। आप इस सारे पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ दिस इज द ग्राफ जो हमने अभी पीछे VT ग्राफ की लिस्ट में देखा था। मैंने उस ग्राफ को परपेंडिकुलरली फॉल करके यहाँ नीचे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराया और इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कराया। तो आई हैव गॉट द पॉइंट O, A, B, C एंड D। जो ये पोर्शन है दिस OA, ये इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के पास इतनी वेलोसिटी ऑलरेडी थी एंड टाइम कंज्यूम इतना टाइम, OD इज द टाइम, t टाइम होते होते इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहुंची यहाँ जो कि है BD और वो किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी v के। अगर मैं सिर्फ BC की बात करूँ तो वो क्या है, BD माइनस CD, दैट मीन्स v माइनस u। तो दिस पोर्शन इज v माइनस u एंड दिस पोर्शन इज t। ये ग्राफ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स लुक एट कि आखिर फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव हुई। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो मैं एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करूँगी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो लेट्स सी चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की BD, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको अगर मैं इसे मेजर करूं, दिस इज व्हाट, दिस इज v, तो दैट मीन्स BD इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज OA, दैट मीन्स BD माइनस OA एंड डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज दिस सेक्शन, दिस इज OD। तो आई हैव प्लेस्ड द final velocity, initial velocity and time from the graph and I have replaced them with the symbols v minus u divided by t। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की, इस t को मैं यहाँ ले आई, दैट बिकम्स v माइनस यू इक्वल AT एंड इस u को मैं यहाँ ले आई तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। दिस इज द वन रिलेशन दैट आई हैव गॉट एंड दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। In the same manner, using the graph, we can derive the second equation also. Please look at it very carefully. अगर मुझे velocity time graph किसी ऑब्जेक्ट का गिवन है और मुझे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। वी हैव स्टडीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द VT कर्व। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो कर्व है उसके नीचे आने वाला जो एरिया है, अगर मैं वो सारा एरिया कैलकुलेट कर लूँगी तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो एरिया अंडर VT कर्व क्या है, एक्चुअल में एरिया अंडर VT कर्व जो है वो ये ट्रेपेजियम है। यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल साइड्स, आर पैरेलल साइड्स एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल साइड। तो ये शेप क्या बन गई, एक ट्रेपेजियम। तो यानी मुझे अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम।
तो मैंने यही चीज़ लिखी है कि डिस्टेंस ट्रैवल जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी एंड डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड है OA एंड एक पैरेलल साइड है BD, तो दिस इज OA प्लस BD। और अगर मैं इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर हाइट की बात करूं तो वो है ये, दैट इज OD। मैंने इनके रिस्पेक्टिव सिंबल से इनको रिप्लेस कर दिया, दैट बिकम S इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। मेरी एडवाइस है कि जब आप इन डेरिवेशंस को देखें तो आप नोटबुक में पहले इस ग्राफ को बना लें। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस V की वैल्यू को जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, मैंने इस U प्लस AT को रिप्लेस कर दिया। यहाँ मैंने V की जगह इसकी वैल्यू डाल दी U प्लस AT, एंड अब मैंने इसको सॉल्व किया तो इट बिकम U एंड U लाइक टर्म्स है, यहाँ प्रॉपरली अलजेब्रा लग रहा है और कुछ नहीं है। U प्लस U गिव्स यू 2U। नाउ ये हाफ एंड ये T टाइम जो है ये इस अंदर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2U को मैंने T और हाफ से मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 गॉट कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स UT, एंड इस AT को T से और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आई हैव गॉट हाफ AT स्क्वायर। तो दिस बिकम S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT square, that is the second equation of motion. Now come to the third derivation. Third equation derivation is exactly same जो हमने बिल्कुल यहाँ की है, exactly इस स्टेप तक ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ तक आपको ऐसा ही करना है, यहाँ तक ये स्टेप बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव की थी तो हमने क्या किया, हमने इस V की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उसकी वैल्यू डाल दी U प्लस AT। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो टाइम है हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन से निकाल कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस रिलेशन से T की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इस U को पहले यहाँ माइनस में ले जाऊंगी और फिर A को डिवाइड में, तो T इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाई A। मैंने इस टाइम की जगह एग्जैक्टली यही वैल्यू डाली। अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो 2A becomes like this and A plus B, A minus B. If you remember algebraic identity, it becomes V square minus U square, and this 2A goes over here with the multiplying of S, and this becomes the third equation of motion. So this is how the three equations of motions have been derived, and it is very, very important part even from exam point of view. Let's move toward the very last topic of our chapter, that is uniform circular motion. The very last topic of the chapter is uniform circular motion. When an object moves with constant speed in a circular path around a fixed point, then it is said to have a uniform circular motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कुलर पाथ में रोटेट करते जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। नो, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग होती है, जिसकी वजह से, यानी अगर डायरेक्शन में चेंज है तो वेलोसिटी में चेंज है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स a circular motion is always an accelerated motion because at every point the direction of the object changes. And अगर मुझे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है, then how it will calculate it? This is distance upon time. The distance traveled in case of a circular path where the radius of the circular path is r, then it would be the circumference of the path. So distance travel will be 2 pi r divided by time. This expression will give you the linear velocity, we can say, or speed of
an object which is following a uniform circular motion. So this was the very last topic of this chapter. With this we come to the end. In the one more part of the video, I am giving some examples of solved numericals, so you can follow up with the chapter as well.